तो बच्चों नंबर थ्योरी में बेटा हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये नया कॉन्सेप्ट बच्चों होता है कॉन्ग्रुएंस का। और देखो बच्चों इसी में हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे और ये थ्योरम बच्चों होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो ये दोनों बच्चों कॉन्सेप्ट आपस में जो है वो लिंक हैं। तो पहले थोड़ा हम कॉन्ग्रुएंस के बारे में सीखेंगे, फिर हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के बच्चों बारे में सीखेंगे। देखो ध्यान दो, कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे लिए नया नहीं है। हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंस सीखा था। आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको फिर से समझाने जा रहा हूँ, टेंशन मत पालिए। देखो ध्यान दो, क्या होता है बच्चों कि जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ग्रुएंस का। देखो कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास a और b ये दो इंटीजर हैं और मान लीजिए m पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मान लो a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, है ना। मान लीजिए अगर a माइनस बी जो है ये m से डिवाइड हो जाए, a माइनस बी जो है ये अगर m से डिवाइड हो जाए, या ऐसा कह सकते हैं कि m डिवाइड्स a माइनस बी, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे केस में इसी को देखो लिखने का, इसी को लिखने का एक तरीका देखो ये होता है, इसको कहा जाता है a कॉन्ग्रुएंस b मॉड m। मतलब ये कुछ नहीं है, इसी को लिखने का एक तरीका है और कुछ नहीं। a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m। तो a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का मतलब होता है कि अगर हम a माइनस बी को m से करें तो वो डिवाइड हो जाए, या ऐसा कह दो कि m जो है वो a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्ग्रुएंस का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि a माइनस बी डिविजिबल बाय m। मतलब अगर ऐसा लिखा होगा तो ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा है तो हमेशा हम ऐसा लिख सकते हैं। a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का मतलब हो गया कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ बातें नोट करके हम ध्यान रखें। जैसे पहली बात तो ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन होता है ये एक प्रकार का इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ना। जो कॉन्ग्रुएंस का रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस का मतलब आप समझते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है ना। अब मैं इसको बहुत डिटेल से यहाँ डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि इतना हमें आना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब ये मैंने सेट्स में बताया था आपको, क्योंकि ये सब चीज़ें बेटा आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। इसको पढ़ने के लिए बच्चे को सेट आना चाहिए क्योंकि सेट बेटा हमारा बेसिक होता है ना। तो खैर, है ना, इक्विवेलेंस का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान दो, इसमें एक छोटी सी बातें कुछ आती हैं इंपॉर्टेंट। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो a1 कॉन्ग्रुएंट b1 मॉड m है, मान लीजिए, है ना। a1 कॉन्ग्रुएंट b1 मॉड m है, यानी कि a1 माइनस b1 m से डिवाइड होता है। और मान लीजिए ये भी है a2 कॉन्ग्रुएंट b2 मॉड m है कि a2 माइनस b2 भी मान लीजिए m से डिवाइड होता है ना। अगर a1 माइनस b1 m से डिवाइड होता है, a2 माइनस b2 m से डिवाइड होता है, तो ऐसे केस में एक बात तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो a1 प्लस a2 है ये कॉन्ग्रुएंट होगा b1 प्लस b2 मॉड m के। मतलब a1 और a2 का सम ले लें और b1 और b2 का सम ले लें, उनका डिफरेंस हमेशा m से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ है ना, क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट b का मतलब क्या होता है, a कॉन्ग्रुएंट b का मतलब होता है a माइनस b का डिफरेंस m से डिवाइड है। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखो कि a1 माइनस a2 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा b1 माइनस b2 मॉड m के। ऐसा भी हमेशा होगा कि a1 माइनस a2 और b1 माइनस b2 का डिफरेंस जो है ये m के मॉड से डिवाइड होगा। तीसरी बात एक और ध्यान रखो कि a1 इंटू a2 जो होगा, मतलब अगर हम a1 इंटू a2 को मल्टीप्लाई कर दें और इधर हम कॉन्ग्रुएंट ले लें b1 इंटू b2 तो ये भी मॉड m होगा। मतलब
कि a1 इंटू a2 का मल्टीप्लाई और b1 इंटू b2 का मल्टीप्लाई, उसका डिफरेंस लेंगे तो हमेशा वो m से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो मतलब हमें कुछ यहाँ पर देखो कॉन्ग्रुएंस की ये बेसिक बातें जो हैं वो दिमाग में हमेशा हमको बैठानी होंगी, है ना, कि भाई सम लेंगे, डिफरेंस लेंगे और मल्टीप्लाई लेंगे तो हमेशा यहाँ पर ऐसा होगा। अच्छा, एक बात देखो यहाँ पर और ध्यान दो इसमें कि मान लीजिए अगर हम लोग इसमें एक दो बातें और भी हमको छोटी छोटी देखो पढ़नी है। ये तो प्लस के लिए हो गया, माइनस के लिए हो गया, मल्टीप्लाई के लिए हो गया, और ऐसा भी देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम एक नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए इसमें हम c से मल्टीप्लाई कर दें तो CA1 कॉन्ग्रुएंट CB1 मॉड m होगा, है ना। मतलब अगर हम चाहें तो किसी भी नंबर से दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा हमेशा होगा। यहाँ पर जो c है ना ये इंटीजर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। c जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अगर हम इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा हमेशा हम लोग लिख सकते हैं। फिर एक बात देखो ये भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कोई पावर रेज कर दें, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसा कर दें a1 की पावर n कॉन्ग्रुएंट b1 की पावर n मॉड m, अगर हम यहाँ पर कोई पावर रेस कर दें तो ये रिजल्ट भी यहाँ पर सही है, और यहाँ पर ये जो पावर है ये भी एक इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात देखो यहाँ पर ये तो हो गई इनसे रिलेटेड बातें। इसके बाद देखो एक बात यहाँ पर छोटी सी और ध्यान रखनी है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान, अब देखो ये सब रिजल्ट हैं जो हम मतलब इनको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। इन सारे रिजल्ट को हम छोटे छोटे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 4 है ना, या मान लीजिए 6 कॉन्ग्रुएंट 2 है और मॉड 2 है, मान लीजिए ऐसा है। देखो 6 माइनस 2 जो है ये 2 से डिवाइड होगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा क्योंकि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m का मतलब क्या a माइनस b m से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए मैंने किया कि 9 कॉन्ग्रुएंट 3 और मॉड 3, ऐसा मान लो मैंने किया। अब देखो 9 माइनस 3 क्या होगा 6, 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी बात सही है। अब यहां पर जरा सोचो क्या ये जो रूल अभी मैंने बताया आपको ये सब फॉलो हो रहे हैं। जैसे कि इनको प्लस करो तो क्या होगा 15 और इनको प्लस करो 5 मॉड 3, क्या ये बात सही है? देखो ये सही है। इसको प्लस किया वही a1 b1 और कॉन्ग्रुएंट a2 प्लस b2 मॉड m, भाई a1 प्लस b1 कॉन्ग्रुएंट a2 प्लस b2 मॉड m। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये रिजल्ट तभी होगा जब दोनों में ये सेम मॉड हो। तो इसको मैं क्या करूं 2 कर लूं, चलो इसको मैं 2 कर लेता हूं, इसको मैं 2 कर लेता हूं कि दोनों में सेम m होना चाहिए। भाई a1 कॉन्ग्रुएंट b1 मॉड m था, यहाँ पर भी a2 कॉन्ग्रुएंट b2 मॉड m था, दोनों में m सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर m अलग अलग था इसलिए गलत था, तो m सेम होना चाहिए। देखो ये 6 माइनस 2 4 2 से डिवाइड होगा, 9 माइनस 3 6 2 से डिवाइड होगा, तो इसका सम किया तो 15, ये 5 और ये मॉड 2, देखो ये बात यहाँ पर सही है। अब 15 माइनस 5 क्या हो गया 10, 10 2 से डिवाइड होगा। अच्छा दूसरी बात देखो ध्यान दो, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, माइनस वाला भी देख लें तो क्या हो जाएगा -3 और कॉन्ग्रुएंट क्या होगा इसमें से इसको माइनस किया जाए तो क्या हो जाएगा -1 और मॉड 2, ये भी क्या सही है। देखो इसमें से इसको माइनस करो तो -3 माइनस ऑफ -1 तो क्या हो गया -3 + 1 तो क्या बचा -2 और -2 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड कब होता है? जब a बाई b करने पर c आए। c क्या है? इंटीजर, वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड तब होता है जब उसको डिवाइड करने पर आंसर इंटीजर आए। इंटीजर प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो देखो प्लस माइनस के लिए रूल सही है। मल्टीप्लाई के लिए देखें कि अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 54 और इधर देखो क्या हो जाएगा 6
तो 6 और मॉड 2, क्या ये सही है? देखो 54 माइनस 6 कितना होगा? 48, 48 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी सही है। तो मतलब मल्टीप्लाई के लिए भी देखो सही है। अच्छा, अगर हम किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, जैसे कि मान लो मेरा मन किया मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे इसी में अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही सी वाला कॉन्सेप्ट जो था, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 18, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 6, और मॉड 2 देखो ये वाली बात भी सही है, 18 माइनस 6 क्या होगा? 12, 12 2 से डिवाइड होगा। मान लो मैं इसमें दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? मतलब वो सी वाला जो था ना कि दोनों तरफ अगर सी से मल्टीप्लाई किया गया, सी इंटीजर है, तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 18, और इधर क्या हो जाएगा? 6, और मॉड 2 देखो ये बात सही है कि नहीं? 18 माइनस 6 क्या हो गया? 12, 12 2 से डिवाइड हो रहा है, ये बात भी देखो यहाँ पर सही है। अच्छा, अब देखो इसमें यहाँ पर मतलब अच्छा वो पावर वाला कॉन्सेप्ट देख लिया जाए कि पावर n अगर रेस की गई तो क्या होगा। देखो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा है 6 कॉन्ग्रुएंट 3, और मान ली 6 या सिंपल लें कि 4 कॉन्ग्रुएंट 2 और मॉड 2 है, मान लीजिए ऐसा है। अब दोनों तरफ अगर मैं कुछ पावर रेस कर दूं, मान लो दोनों तरफ मैं 3 पावर रेस कर दूं, तो 4 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 2 की पावर 3 मॉड 2, देखें ये बात सही है कि नहीं? देखो 4 की पावर 3 कितना हो गया? 64, और ये कितना हो गया? 8, और मॉड 2 देखो यहाँ पर भी ये बात सही है ना? अच्छा, एक काम देखो यहाँ पर ये करना है कि दोनों तरफ मैंने पावर रेस की तो भी देखो रिजल्ट यहाँ पर सही है ना? ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा, जो पावर रेस करनी है ध्यान रखना, वो n जो पावर रेस करनी है वो पॉजिटिव इंटीजर पावर रेस करनी है, ध्यान रखना n को पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ये लिखा था ना मैंने कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m लिखा था, तो अगर मैं ऐसा करता हूं a की पावर n कॉन्ग्रुएंट b की पावर n मॉड m, तो यहां पर जो पावर रेस करनी है ये पॉजिटिव इंटीजर पावर रेस करनी है, ये भी यहां पर ध्यान देना है। अच्छा देखो ध्यान दो, तो ये कई सारी बेसिक बातें हैं जो कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड है, और मतलब इनको हम ऐसे एग्जाम्पल से भी चेक कर सकते हैं, अपने एग्जाम्पल की हेल्प भी इसमें लगा सकते हैं। देखो इसके बाद कुछ यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट चीजें से, यहाँ पर एक थ्योरम देखो ये होती है, थ्योरम कहती है कि मान लो सी ए कॉन्ग्रुएंट सी बी है और मॉड एम है ना? मान लो सी ए कॉन्ग्रुएंट सी बी है और मॉड एम है, और मान लीजिए C और M का जो HCF है ये 1 है, C और M का जो HCF है ये 1 है, मतलब C और M आपस में को प्राइम है। ये मैंने बताया था नंबर थ्योरी में पहले, को प्राइम का मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए। मतलब अगर मान लो ऐसा है, और अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर C से डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल बताया था लेकिन डिवाइड का रूल नहीं बताया था। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान लो A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M है, तो मैंने कहा था कि अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे किसी इंटीजर से तो ये बात सही है, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि दोनों तरफ डिवाइड करने पर भी ये बात सही होगी, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे डिवाइड करूंगा तो A बाई सी कॉन्ग्रुएंट B बाई सी मॉड M, तो इसका सही होना जरूरी नहीं था। तो डिवाइड का मैंने कोई रूल नहीं बताया था, मैंने आपको मल्टीप्लाई का रूल बताया था। देखो ध्यान दीजिए, अब देखो यहाँ पर डिवाइड का रूल भी है लेकिन थोड़ा अलग टाइप्स के हैं। देखो जैसे कि मान लो ऐसे है कि AC कॉन्ग्रुएंट BC मॉड M है और C और M का जो HCF है 1 है, तो ऐसे केस में आप C से डिवाइड कर सकते हैं, तो A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M हो जाएगा ऐसे केस में। मतलब अगर C और M का HCF 1 होगा तो ऐसे केस में आप C से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा करता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं 6 इंटू 3 और कॉन्ग्रुएंट मैं लेता हूं 3 इंटू 2 और मॉड 2 लेता हूं। देखो ये बस मतलब ऐसा होगा एंड ऐसा होगा तब ऐसा होगा, मतलब आप C से फिर यहां पर दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो तभी डिवाइड कर सकते हैं जब C और M का HCF 1 हो। देखो जैसे यहां पर मान लो मैं C को 3 मान लूं, तो ये क्या है A इंटू C, C को 3 मान लिया,
और ये क्या है b इंटू सी, तो c यहां पर क्या हो गया 3। तो देखो ये रिजल्ट सही है कि नहीं, ये क्या हुआ 18 माइनस 6 12 है ना, ये क्या हो गया 18, ये हो गया 6, तो 18 माइनस 6 कितना होगा 12, 12 2 से डिवाइड हो रहा, तो ये रिजल्ट सही है। मतलब ये रिजल्ट सही हो और c और m का HCF 1 भी हो, तो c क्या है 3, 3 और 2 का HCF क्या हो गया 1। अब देखो अगर मैं c से डिवाइड कर दूं या 3 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा 6 कॉन्ग्रुएंट 2 mod 2। अब देखो यहां पर ये बात सही आ रही है, ऐसे केस में आप c से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे a कॉन्ग्रुएंट b mod m हमेशा यहां पर देखो आ जाएगा, वो देखो यहां पर आ गया, बस समझे। तो मतलब आप ऐसे केस में डायरेक्ट यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बच्चों एक थ्योरम है। देखो एक थ्योरम देखो यहां पर और भी है, वो देखो थ्योरम ये है कि मान लीजिए a कॉन्ग्रुएंट b है और मॉड m है, मान लीजिए a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m है, और मान लीजिए a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n भी है। मतलब ये दोनों ही बातें सही हैं, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m है और a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n है। और मान लीजिए जो k है वो m और n का HCF है, सॉरी LCM। ये सिंबल किसका होता है LCM का, मतलब k क्या है, k है LCM ऑफ m एंड n, क्योंकि ये सिंबल LCM का होता है। इस प्रकार का ब्रैकेट मैंने बताया था LCM का। छोटा वाला ब्रैकेट जैसे ये वाला ब्रैकेट होता है, ये होता है SCF का या GCD का। ये वाला ब्रैकेट SCF या GCD का होता है, ये वाला ब्रैकेट LCM का होता है। तो मान लीजिए k जो है ये m और n का LCM है, तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं a कॉन्ग्रुएंट b मॉड k भी होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड k भी यहां पर सही होगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब इनका प्रूफ मैं नहीं बता रहा हूं किसी का भी, आगे जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ बताऊंगा, परेशान मत होना। अभी मैं किसी का प्रूफ नहीं बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो प्रूफ बताऊंगा। अभी इन रिजल्ट को दिमाग में रखो कि कैसे कैसे रिजल्ट मतलब यहां पर हो सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्या है, मान लो कि मैंने लिया फॉर एग्जांपल 6 कॉन्ग्रुएंट 2 और कुछ और लेते हैं। देखो ऐसा लेते हैं, मान लीजिए 12 कॉन्ग्रुएंट 6 और मॉड 2 लेते हैं। ये बात सही है कि नहीं? देखो 12 माइनस 6 हुआ 6, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। और फिर लेते हैं 12 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड 3, ये बात भी सही है। 12 माइनस 6 क्या होगा 6, 6 भी 3 से डिवाइड होगा। तो मतलब a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m और a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n लिया। अच्छा, अब मान लो मैंने k लिया 2 और 3 का LCM, तो 2 और 3 का LCM कितना हो जाएगा 6। अब देखो ध्यान दो कि क्या ऐसा भी सही होगा 12 कॉन्ग्रुएंट 6 मतलब a कॉन्ग्रुएंट b और मॉड 6, क्या ये सही होगा? हाँ है। 12 माइनस 6 क्या हुआ 6 और 6 6 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ये बात भी देखो यहां पर सही है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। देखिए कुछ और बेसिक चीजें जो हैं वो यहां पर हम देख लें। एक और देखो यहां पर थ्योरम है, और वो देखो थ्योरम कुछ इस टाइप से है कि मान लीजिए अगर a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m है और मान लीजिए a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n भी है ना। मान लो a कॉन्ग्रुएंट b मॉड m है, a कॉन्ग्रुएंट b मॉड n है, और मान लीजिए कि m और n का जो HCF है वो 1 है। ये सिंबल किसका होता है? HCF का। मतलब m और n का जो HCF है वो 1 है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD। इसे मैंने बताया था बेटा पिछली क्लास में, ध्यान से पढ़िए उसको, क्योंकि डिविजिबिलिटी मैंने आपको समझाया था, नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी मैंने आपको समझाया था, तो उसी में सब आया था। देखो ध्यान दो। अच्छा, अब देखो ऐसे केस में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड mn होगा। ऐसे केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर m और n का HCF 1 है
तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड m इंटू एन बी होना चाहिए, है ना। अगर m और n का HCF 1 है तो a कॉन्ग्रुएंट b मॉड mn होना चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने एग्जांपल लिया 16 कॉन्ग्रुएंट 6 और मॉड फॉर एग्जांपल 5, ऐसा मैंने लिया। और मान लो मैंने लिया फॉर एग्जांपल 16 कॉन्ग्रुएंट 4 और मॉड 4 लिया, ठीक है। देखो 16 माइनस 6 क्या हुआ 10, 10 5 से डिवाइड होगा। 16 माइनस 4 क्या हुआ 12, 12 4 से डिवाइड होगा। अब हम क्या करें, देखो सॉरी ये दोनों सेम लेने हैं, ये दोनों चीजें सेम लेनी है, ध्यान दो। ए और बी सेम लेने हैं, तो 16 कॉन्ग्रुएंट 6 और मॉड 2 ले लो, चलो हाँ ये बात भी सही है। ये ए और बी सेम लेने हैं, देखो दोनों में ये चीजें बदल सकते हैं, सही ये m है ये n है, इनको बदल सकते हैं। तो ये क्या हो गया 10 5 से डिवाइड होगा, 10 2 से डिवाइड होगा। अब देखो यहां पर जो m है वो 5 है और जो n है वो 2 है, तो 5 और 2 का जो HCF है वो 1 है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि 16 कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड mn का मतलब क्या हो गया मॉड 10, तो ये बात सही है। देखो 16 माइनस 6 कितना होगा 10 होगा, और 10 देखो 10 से डिवाइड हो रहा है ना। तो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड mn भी यहां पर सही होगा। तो 16 कॉन्ग्रुएंट 6 और mn का मतलब कितना हो गया 10, देखो ये भी यहां पर सही बात आ गई सामने। देखो इसके बाद क्या होता है बच्चों, यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इस टाइप की इक्वेशन आती हैं और हमें इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो उसी इक्वेशन का कहीं ना कहीं लिंक जो है वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से होता है, जो हमको यहां पर पढ़ना है। देखो इक्वेशन किस टाइप की आती है, जैसे क्या होता है फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने कहा कि ax कॉन्ग्रुएंट b मॉड m, मान लो मैंने कहा ये हमारा क्वेश्चन है ना, ax कॉन्ग्रुएंट b मॉड m। तो देखो इसका मतलब इसको कहते हैं हम लोग, मतलब इस एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को कहा जाता है क्योंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है जो कि x है, और x हमें ढूंढना होता है। भाई किसी भी इक्वेशन में कोई ना कोई वेरिएबल तो होता ही है, वो वेरिएबल हमको ढूंढना होता है। तो इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है x और x हमको ढूंढना होता। तो ax कॉन्ग्रुएंट b मॉड m ये हमारी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन कहा जाता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ax माइनस b इज डिविजिबल बाय m, यही तो मतलब इसका हुआ, ठीक है। अच्छा देखो इसी को अगर हम ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको ऐसे लिखें ax माइनस बी कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड m, तो क्या दिक्कत है, सेम है, लिख सकते हैं। क्योंकि फिर देखो इसका डिफरेंस यही हो गया और ये m से डिवाइड हो जाएगा, बात वही आ गई। ax माइनस बी कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड m ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। देखो एक बात यहां पर ये समझो कि जैसे मान लो अगर ax माइनस बी m से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ax माइनस बी जो है ये m इंटू सम इंटीजर होगा, ये जो है m इंटू सम इंटीजर होगा। मतलब यहां पर y क्या है, y भी एक इंटीजर है, इस बात को समझिए, y भी एक इंटीजर है, और x और a भी ये भी सब इंटीजर है, क्योंकि यहां पर हम इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, नॉन इंटीजर की डिविजिबिलिटी की बात नहीं करते, ध्यान रखना। यहाँ पर ये जो a है x है b है, मतलब ये सब चीजें इंटीजर ही हैं, जिससे ये ax भी इंटीजर बने और b भी इंटीजर बने। मैंने बताया था m भी पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पर हम एक्चुअली इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं हमेशा, हर समय। हम नॉन इंटीजर की डिविजिबिलिटी की बात नहीं करते, क्योंकि हमने जब डिवीजन का आपको रूल बताया था डिविजिबिलिटी में, तभी मैंने बताया था एक इंटीजर दूसरे इंटीजर से डिवाइड कब होता है, ये बात ध्यान देना। तो मतलब यहां पर जो है वो ax माइनस बी की जो वैल्यू है वो m इंटू सम इंटीजर होगी। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
ax माइनस एम वाई माइनस बी बराबर 0। देखो यहां पर क्या खास बात है, अब इसमें x और y दो दो वेरिएबल हैं, तो और ये सब इंटीजर हैं, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम, ये मतलब ये एक अपने आप में लीनियर इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन हमने बहुत पढ़ी है कोऑर्डिनेट में, लेकिन इस इक्वेशन में देखो जब हम कोऑर्डिनेट में इक्वेशन पढ़ते हैं, जैसे 2x + 3y = 6 में पढ़ता हूं, तो यहां पर x और y कोई भी रियल नंबर होते हैं, यहां पर x y इंटीजर होंगे ऐसा हम नहीं कहते हैं भाई। जब कोऑर्डिनेट में आप ग्राफ बनाते हो इस इक्वेशन का कि भाई x पर 3 का इंटरसेप्ट है, y पर 2 का इंटरसेप्ट है, तो यहां पर x और y को आप रियल लेते हो, x और y यहां रियल होते हैं। रियल का मतलब वो इंटीजर नॉन इंटीजर सब होते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान दो जो x और y होते हैं एक्चुअली वो इंटीजर होते हैं इस वाले केस में। तो इसीलिए इस इक्वेशन को एक नया नाम दिया जाता है, इस इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन, हालांकि एक अलग टॉपिक होता है, इसके सॉल्यूशन वगैरह निकाले जाते हैं, है ना, एक अलग चैप्टर है ये, उस पर बहुत ज़्यादा हमको नहीं जाना है। लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन, ठीक है, ये अपने आप में मतलब एक अलग टॉपिक होता है, इसके सॉल्यूशन वगैरह निकाले जाते हैं, उस पर हमको बहुत ज़्यादा नहीं जाना। देखो जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल की हेल्प से ये समझाता हूं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या है और हमें इसमें क्या चीज सर्च करनी है और क्या चीज यहां पर हमको लेनी है। देखो ध्यान दो, होता क्या है बच्चों, यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखो यहां पर एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन मान लो मैंने इस तरीके से लिया, मैंने लिया 3x कॉन्ग्रुएंट 4 और मॉड 5। मान लो मैंने यहां पर ये क्वेश्चन लिया 3x कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 5। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो x बराबर 3 इसका एक सोल्यूशन है, x बराबर 3 इसका एक सोल्यूशन। देखो कैसे है, सोचो x अगर मैं 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 9, तो ये 9 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 5 होगा, क्योंकि 9 - 4 क्या हो गया 5, और 5 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 - 4 क्या हो गया 5, और 5 5 से डिवाइड होगा, मतलब x बराबर 3 इसका एक सोल्यूशन है। अच्छा अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मैं एक काम करूं, अगर मैं 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं, जैसे कि मान लो अगर मैं 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालूं, तो 3 की जो इक्विवेलेंस क्लास हो गई वो देखो ये हो गई -7 -2 3 8 13, मतलब वो सारे एलिमेंट, जैसे कि मान लो अगर इसका डिफरेंस लिया जाए तो क्या आएगा 10 10 देखो 5 से डिवाइड है भाई, 3 - 7 क्या आएगा 10, ऐसे लिखो 3 - 7 क्या आएगा 10 10 देखो 5 से डिवाइड होता है। अच्छा 3 ऑफ -2 ये भी क्या आएगा 5 5 5 से डिवाइड होगा, देखो 3 - 3 क्या आएगा 0 0 5 से डिवाइड होगा, है ना। इसी प्रकार देखो 3 - 8 क्या आएगा -5 और -5 5 से डिवाइड होगा, तो ये हो गया 3 की इक्विवेलेंस क्लास मॉड 5। ये क्या हो गया, मतलब क्योंकि हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं हमेशा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मॉड 5, है ना। ये इस टाइप के एलिमेंट हो गए जो 3 की इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉड 5। तो देखो ध्यान देना, अब देखो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे अगर 3 इसका एक सोल्यूशन है, तो इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएंगे वो इसका सोल्यूशन होगा। जैसे कि मान लो मैंने -7 उठाया, अगर मैं x को -7 मान लूं, देखो यहां पुट करूं तो क्या आएगा -21 कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड 5। तो देखो ये बात सही है कि नहीं है, -21 में से -4 को माइनस करोगे तो -25 आएगा, -25 5 से डिवाइड हो रहा है, ये बात सही है। अच्छा अगर मैं x को -2 ले लूं, -2 को यहां रखूं तो क्या आएगा -6, तो -6 4 मॉड 5 है, ये बात सही है, सही है। -6 -4 करेंगे तो कितना आएगा -10, -10 5 से डिवाइड है। अगर मैं 3 ले लूं, मतलब मैं यहां से कोई भी एलिमेंट लेता हूं वो एलिमेंट इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि 3 इसका सोल्यूशन है। तो जब 3 इसका सोल्यूशन है तो 3 की जो इक्विवेलेंस क्लास मॉड 5 है वो इसका सोल्यूशन हमेशा होगी। और ध्यान देना, इस प्रकार के जो सॉल्यूशंस हैं इनको कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कहा जाता है।
मतलब जैसे ये जो सॉल्यूशंस आए, जैसे एक तो x बराबर 3 आया, फिर एक x बराबर -5 आया, -2 आया, 8 आया, 13 आया, ऐसे आया। तो ये सब क्या है, ये सब हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो ये बात हमेशा सही होती है कि जब भी एक चीज इस प्रकार की इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो उसके इक्विवेलेंस क्लास के जितने भी मेंबर हैं वो सब उसके सॉल्यूशन होते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे सॉल्यूशन को सेम सॉल्यूशन माना जाता है। मतलब यहां पर हम ये कहेंगे कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो सेम सॉल्यूशन है। तुम कहोगे सर ये तो दिखने में अलग अलग है। हाँ, दिखने में अलग अलग जरूर है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हमारा है कॉन्ग्रुएंस का, ये कहता है कि भैया ये सब सेम सॉल्यूशन है। तो मतलब क्योंकि इसके पास तो इनफाइनाइट आंसर हो गए, तो कहते हैं भैया ये सब कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है और ये सब सेम सॉल्यूशन है। किसी भी सॉल्यूशन की जो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे वो सब सेम सॉल्यूशन होंगे, ध्यान रखना। ये सब इसके सेम सॉल्यूशन हो गए, इनको अलग अलग नहीं मानते। तो होता क्या है, अब हम इसके कुछ ऐसे सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हम निकालते हैं। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन का मतलब कि वो एक ही सॉल्यूशन की कॉन्ग्रुएंस क्लास में ना आए, तो वही सॉल्यूशन यहां पर डिफरेंट सॉल्यूशन माने जाते हैं। तो इस टाइप की जितने भी इक्वेशन आगे हम पढ़ेंगे उनमें हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन को ही अलग अलग सॉल्यूशन मानते हैं और वही हमारे सही आंसर होते हैं। इस बात को यहां पर ध्यान देना है ना। तो हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं, ये बात यहां पर जरा बच्चों समझना ध्यान से। देखो अब यहां पर होता क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं, उनका नंबर क्या होगा, इनके लिए कुछ यहां पर थ्योरम बनाई गई। इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे निकाले जाए, उनका नंबर क्या होगा, वो कितने होंगे, तो उसके लिए देखो यहां पर कुछ थ्योरम बनाई गई और उसको निकालने का कुछ प्रोसेस भी समझाया गया कि भाई बाकी कौन कौन सॉल्यूशन इसके पास होंगे जो इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे 3 तो एक है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैं 3 की जगह अगर -2 लिखूंगा तो वो भी सही है। मैं ये कहूंगा कि -2 इसका सॉल्यूशन है। आप 3 लिखिए क्योंकि ये सब इसके कॉन्ग्रुएंट ही हैं। आप 3 लिखिए, -2 लिखिए, 8 लिखिए, -7 लिखिए, वो सब सेम बातें हैं। आप कहोगे 3 इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन -2 भी कह सकते हो, है ना। आप इसका सॉल्यूशन, लेकिन कोई एक कहोगे, इनमें से कोई एक लोगे, सब नहीं लोगे। इनमें से कोई 2 या 3 या 4 या इनफाइनाइट नहीं लिए जाएंगे। इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, वो कोई भी ले लो, क्योंकि ये सब 3 की कॉन्ग्रुएंस क्लास में आते हैं, इक्विवेलेंस क्लास में आते हैं। तो इनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन आप ले सकते हैं और उसी को आप एक सॉल्यूशन मानेंगे केवल, बस। अच्छा, अब देखो इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं, वो कितने हो सकते हैं, इसके लिए देखो बच्चों यहां पर क्या किया गया है, कुछ थ्योरम्स दी गई हैं। कुछ थ्योरम्स दी गई। देखो जैसे क्या होता है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखो बच्चों ये होती है, जिसको हम अभी याद रखें। ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आगे आएगी अभी। भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम एक अलग चीज है, मुझे अब आएगी तब बताऊंगा, लेकिन ये सब उसी का बेसिक है। इसको नहीं समझेंगे तो फिर वो नहीं समझ पाएंगे, ध्यान देना। आप ये समझो कि सर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लिखा दीजिए ना, 2 लाइन की, बस हम याद कर लें, लेकिन उससे फायदा नहीं होने वाला। याद करने से फायदा नहीं, उसके लिए हम लोग उसका बेसिक तैयार कर रहे हैं। पहले ध्यान दो। देखो होता देखो यहां पर क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो मेरे पास इक्वेशन है ax कॉन्ग्रुएंट b और मान लीजिए mod n, ये मेरे पास मान लो एक इक्वेशन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टर्म d निकालते हैं। d क्या होता है, ये होता है an का HCF। ये सिंबल क्या है, HCF का, ये GCD का। तो ये क्या है, ये है GCD ऑफ a एंड n। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि a और n का GCD निकालते हैं। अब ध्यान देना एक बात और, कि अगर ये d b को डिवाइड कर दे, इफ d डिवाइड्स b, अगर ये d b को डिवाइड कर देगा, तब ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि दिस इक्वेशन हैज, मतलब ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन।
तो ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि इस इक्वेशन के पास डी अलग अलग इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, है ना। ऐसे केस में हम कहेंगे कि इसके पास डी अलग अलग इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। और अगर मान लो बाय द वे डी की वैल्यू 1 हो जाए, ऐसे स्पेशल केस में क्या हो सकता है, इसी में स्पेशल केस में क्या हो सकता है, इसमें मान लो डी की वैल्यू 1 हो सकती है। मान लीजिए डी 1 हो जाए। अब डी 1 हो गया तो 1 तो फिर बी को डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है। तो ऐसे केस में जो 1 है वो बी को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ऐसे केस में जो इक्वेशन होगी उसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। तो इक्वेशन हैज वन सोल्यूशन। ऐसे केस में जो इक्वेशन होगी उसका केवल एक ही सोल्यूशन होगा। देखो जैसे कि मान लो इस वाले केस में हम देखें, इस वाले केस में अगर हम देखें तो a क्या है बोलो 3 है ना। इस वाले केस में a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू क्या है 4 है और n कितना है 5 है। अब सबसे पहले हम d निकालें तो d क्या है, d है a और मतलब 3 और 5 का HCF जो कि 1 होगा। 3 और 5 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो GCD होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो d की वैल्यू 1 हो गई, तो d की वैल्यू 1 हो गई। अब 1 तो b को डिवाइड करेगा ही करेगा भाई, d हमेशा b को डिवाइड करना चाहिए। तो उस केस में कहते हैं कि इतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। तो यहां पर देखो जो d है वो तो b को डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन या तो हम 3 कह दें भाई, 3 भी हो सकता है, या हम इस सॉल्यूशन को 7 भी कह सकते हैं, या हम इस सॉल्यूशन को -2 भी कह सकते हैं, या हम इस सॉल्यूशन को 8 भी कह सकते हैं, या हम इस सॉल्यूशन को 13 भी कह सकते हैं। मतलब ये जो इतने नंबर लिखे हैं इनमें से किसी को भी इसका एक सॉल्यूशन मान सकते हैं आप। जनरली ये लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन होता है उसको लिखते हैं। तो इनमें से जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन है वो 3 है। तो जनरली 3 वो लोग यहाँ पर आंसर में लिखते हैं, ये बात ध्यान देना, है ना। लिखने को तो हम कुछ भी लिखेंगे वो सब सेम माने जाएंगे, लेकिन 3 को ही यहाँ पर हम आंसर मानते हैं जनरली, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अगर पूछा जाएगा तो वो एक आंसर 3 यहाँ पर देगा, जो 3 सही होगा, है ना। हालांकि वैसे सारे ही सही हैं, लेकिन जो लिखने का ट्रेडिशन चला आ रहा है कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन लिखना होता है, तो इसलिए वो 3 ही यहाँ पर सबसे सटीक आंसर माना जाता है, ध्यान दो। अच्छा, तो इस टाइप की जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो ये थ्योरम जो है वो हमेशा हमको याद रखनी है बच्चों। जैसे कि मान लो अगर हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लें, क्वेश्चन मान लो ये है, क्वेश्चन ऐसा है, मैंने कहा 9x कॉन्ग्रुएंट 6 और मॉड 12 है मान लो मेरे पास, ऐसे करके है 9x कॉन्ग्रुएंट 6 मॉड 12, ऐसा मान लो मेरे पास क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, इसमें क्या होगा, जैसे a क्या है, a है 9, a क्या है 9 और b क्या है, b है देखो 6 और n क्या है, n है देखो 12। अगर हम d निकालें, d क्या होगा, d होगा 9 और 12 का GCD। तो ये क्या हो गया, ये हो गया GCD ऑफ 9 एंड 12। तो 9 एंड 12 का GCD कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई ऐसा समझो कि 9 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 3 9, 12 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 3 6 12। फैक्टर का मतलब जिनसे वो डिवाइड हो रहा है, तो 9 इन सबसे डिवाइड हो रहा है, 9 के फैक्टर ये होगा, 12 के फैक्टर ये होगा। इन दोनों में देखो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो पहले कॉमन फैक्टर क्या क्या है, कॉमन फैक्टर 1 और 3, 1 3 दोनों में कॉमन है। तो पहले 1 3 देखो, कॉमन फैक्टर देखो। अब इनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो इसलिए इन दोनों का GCD यानी कि HCF क्या हो गया, 3। GCD का मतलब क्या होता है, HCF। GCD का मतलब क्या होता है, HCF। तो देखो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि इसके 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। तो दिस इक्वेशन हैज 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। इस इक्वेशन के पास 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। और वो 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन देखो क्या क्या होंगे, एक होगा x बराबर 2, एक होगा 6 और एक होगा 10। ये 3 होंगे।
है ना। देखो कैसे, x बराबर 2 को देखो। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आए, यही बताएंगे कैसे आए। तुम कहोगे सर आपने ये कैसे देख लिया कि भाई ये सोल्यूशन कैसे आए, तो इसका भी तरीका बताऊंगा सोल्यूशन कैसे आते हैं। देखो ध्यान दो, x बराबर 2 इसका आंसर है, रखो 18 आएगा x बराबर 2 रखने से। 18 माइनस 6 क्या होगा, 12, 12 12 से डिवाइड हो जाएगा। देखो x बराबर 6 रखो, 9 6 जा कितना हो गया 54, माइनस 6 48, 48 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। 10 रखो, x को 10 रखेंगे तो 90, 90 माइनस 6 84, ठीक है। तीनों सोल्यूशन। अच्छा ये तीनों इनकॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि एक दूसरे की इक्विवेलेंस क्लास में ये नहीं आएंगे, ये तीनों एक दूसरे की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आएंगे। अच्छा एक बात और ध्यान दो, d जो है ये b को डिवाइड करना चाहिए, तो कर रहा है। देखो 3 जो है 6 को डिवाइड करेगा, ये भी कंडीशन है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे d अगर b को डिवाइड ना करे तो भी सोल्यूशन हो सकता है ना, बताएंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि अगर बाई चांस d जो है ये b को डिवाइड ना करे तो ये मत कहना कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तब भी हो सकता है एक सोल्यूशन निकल आए। ऐसे केस में अगर d b को डिवाइड ना करे तब भी एक सोल्यूशन कई बार मिलता है ना। ये बात ध्यान रखना। देखो ध्यान दो, आप समझो जैसे होता क्या है, अगर मैं 2 के इक्विवेलेंस क्लास को देखूं तो देखो 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या हो सकता है। मतलब 2 को हमें इक्विवेलेंस क्लास मॉडुलो 12 देखना है। जैसे कि 2 में से अगर मैं -10 माइनस करूंगा तो 12 हो जाएगा, 12 12 से डिवाइड होगा। 14 भी होगा, देखो क्योंकि 2 माइनस 14 कितना होगा -12, और -12 12 से डिवाइड होगा। ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास के आंसर आएंगे। लेकिन इनमें से सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 2 ही होगा, ध्यान रखना। और आएंगे वो सब बड़े आएंगे या निगेटिव में जाएंगे। और क्या हो सकता है, देखो जैसे कि -10 हो गया, और मैं देखूंगा तो माइनस का 22 भी हो सकता है। 2 माइनस ऑफ दिस 24, 24 12 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास के हैं, है ना। मतलब इनमें देखो 2 में ये सब नहीं आएंगे। देखो अगर मैं 6 की इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा तो 6 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या क्या आएगा, देखो सोचिए। -6 आएगा, क्योंकि 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 12, 12 12 से डिवाइड होगा। क्या होगा, देखो 18 भी आएगा, -12 भी आएगा, ये सब आएंगे 6 की इक्विवेलेंस क्लास में। अच्छा इसी प्रकार अगर मैं 10 की इक्विवेलेंस क्लास देखता हूं तो 10 में क्या आएगा, -2 आएगा, क्योंकि दिस माइनस दिस प्लस 12, 12 12 से डिवाइड हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और हो सकता है -14 वगैरह, ऐसे करके देखो आएगा। देखो ध्यान दो, जैसे 2 इसका आंसर है तो 2 की क्लास में जितने एलिमेंट आएंगे वो सब भी इसके आंसर होंगे। इनमें से x को कुछ भी लोगे वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मान लो x को आप -10 ले लो तो कितना हो गया -90। x को -10 लो फॉर एग्जांपल, x को -10 रखो तो -90 और -6 तो -96, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, सही आंसर है। इसी प्रकार 6 की इक्विवेलेंस क्लास में जितने, मतलब ये सब इसके आंसर होंगे, लेकिन इनको हम कॉन्ग्रुएंट आंसर कहेंगे, तभी इनको यहां नहीं लिख रहे। वैसे तो इसके इनफाइनाइट आंसर हैं, क्योंकि इसके हमेशा इनफाइनाइट आंसर होंगे, क्योंकि जितने भी आंसर हैं सब इसके x को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन हम ऐसे आंसर को यहाँ पर सेम मानते हैं ना, तो इसलिए हम बात करते हैं इनकॉन्ग्रुएंट आंसर्स की, जो ये हैं यहाँ पर जो हमारे इनकॉन्ग्रुएंट आंसर हैं वो केवल ये हैं, 2 है, 6 है, 12, 10 है एंड सो ऑन। बात समझे। तो देखो और ध्यान रखना, ये एक दूसरे की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों ही हमारे इनकॉन्ग्रुएंट आंसर यहां पर हैं। अच्छा अब देखो होता क्या है बच्चों कि ये आंसर हम निकालते कैसे हैं, जरा इस बात को यहां पर समझो कि भाई ये इनकॉन्ग्रुएंट आंसर हम किस तरीके से देखो यहां पर निकालते हैं। देखो इसको निकालने का देखो यहां पर बहुत ही आसान तरीका होता है। वो देखो तरीका ये होता है कि जैसे आप सोचोगे सर ये इनकॉन्ग्रुएंट आंसर कैसे निकाले जाएंगे, देखो इसका तरीका देखो ये होता है कि सबसे पहले कोई एक आंसर अपनी मर्जी से निकालो। जैसे x को 1 2 से स्टार्ट करो। जैसे कि आप सोचो भाई ये सब भूल जाओ, पहले तो ये चेक कर लो कि भाई 3 इनकॉन्ग्रुएंट आंसर होंगे, ये मालूम होना जरूरी है। 3 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन होंगे, ये मालूम होना जरूरी है। अब ये वो तीनों ये कैसे आए इसकी मैं बता रहा हूं कैसे आए। देखो तरीका क्या हो, तरीका देखो ये होता है कि जैसे मान लो आप क्या करोगे, 1 से चेक करो क्या 1 इसका आंसर है, नहीं
x को 1 रखोगे तो 9 माइनस 6 3, 3 12 से डिवाइड नहीं होगा। x को 2 रखोगे तो 18 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, ऐसे करके 1 2 3 से स्टार्ट करो। जैसे कि मान लो x बराबर 2 रखा तो 18 माइनस 6 क्या हो गया 12, 12 से डिवाइड हो गया तो x बराबर 2, इसका एक आंसर आ गया। सबसे पहले एक आंसर निकालो और वो भी पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्टिंग करो, ठीक है। अब जो आंसर आया उसको आप x नॉट मान लो, जो आंसर आया उसको आप x नॉट मान लो। x नॉट मानने के बाद क्या करोगे, देखो x नॉट, अगला आंसर हो जाएगा x नॉट प्लस n बाई डी, अगला आंसर हो जाएगा x नॉट प्लस 2 इंटू एन बाई डी, फिर अगला आंसर हो जाएगा x नॉट प्लस 3n बाई डी। चलते जाओ, जितने आंसर चाहिए उतने आंसर निकाल लो। जैसे हमें यहां पर केवल 3 आंसर चाहिए क्योंकि इसने बताया इसके पास 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, तो हम केवल 3 नंबर ही लेंगे। जैसे कि मान लो ये कहता है इसके पास 10 सॉल्यूशन होंगे तो हम 10 नंबर तक आगे बढ़ते जाते हैं एक आंसर की हेल्प से। देखो जैसे एक आंसर तो x नॉट यहां पर क्या हो गया 2 हो गया, दूसरा आंसर क्या हो गया 2 प्लस n बाई डी, n कितना है, n है 12, तो 12 बाई डी कितना है 3, है ना। फिर अगला आंसर देखो क्या है x नॉट का मतलब क्या हो गया 2 प्लस 2 इंटू एन बाई डी, का मतलब क्या हो गया कि 12 बाई 3। देखो ध्यान दो, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और ये क्या हो गया, ये 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। तो देखो ये हमारे 3 आंसर आ गए 2 6 और 10, ये तीनों हमारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन हो गए जो हमें चाहिए थे। तो एक आंसर पहले निकालो, उसकी हेल्प से देखो हम बाकी आंसर यहां पर ये सब निकाल सकते हैं इस तरीके से। बात समझे बच्चों। तो ये बच्चों यहां पर क्या होता है, हमारे क्वेश्चन को करने का देखो एक तरीका यहां पर बच्चों ये होता है। बात समझे। देखो ध्यान दो, मान लो हम यहां पर एक दो और क्वेश्चन इस टाइप से करें जैसे कि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी कर पाए। ध्यान दीजिए, इसको लिखो जरा ध्यान से बच्चों। देखो क्या होगा यहां पर कि एक आध क्वेश्चन देखो और किए जाएं इस टाइप के, तो ये मतलब इस टाइप की क्वेश्चन के इनकॉन्ग्रुएंट आंसर निकालने का तरीका होता है। जैसे कि मान लो हमने ये क्वेश्चन लिया 18x कॉन्ग्रुएंट 30 और मॉड 42। मान लो मैंने ये क्वेश्चन यहां पर लिया, देखो इसमें a क्या हो गया 18, b क्या हो गया 30 और n क्या हो गया 42। देखो ये a, ये b, ये n है ना, ये a हो गया और ये b हो गया और ये n हो गया। अब समझो d निकालो, d क्या है a और n का HCF, तो HCF ऑफ 18 एंड 42। तो सोचो 18 और 42 का जो HCF होगा वो 6 होगा। भाई देखो 18 के फैक्टर क्या क्या आ गए 1 2 3 6 9 18। 42 के फैक्टर्स क्या क्या आ गए 1 2 3 6 7, आगे भी होंगे। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 6 है दोनों में, तो इसलिए इन दोनों का जो HCF आ गया मैं देखो यहां पर 6 आ गया। अच्छा अब देखो जो 6 है वो b को डिवाइड भी कर रहा है, तो 6 डिवाइड 30 ये भी सही है। तो इसका मतलब इसके 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक सॉल्यूशन सोचो, स्टार्टिंग सोचो। x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, x बराबर 2 36 माइनस नहीं करेगा, x बराबर 3 क्या सेटिस्फाई करेगा 54 माइनस 30 42 से डिवाइड करना ना नहीं करेगा, x बराबर 4 भी नहीं करेगा। देखो x बराबर 6 सोचो, x बराबर 6 अगर हम देखो यहां पर लेते हैं तो x बराबर 6 जो है नहीं सॉरी x बराबर 6 नहीं, x बराबर 4 सोचो। 4 क्या होगा 72 माइनस 30
42 42 42 से डिवाइड होगा, तो मतलब x बराबर 4 जो है वो इसका एक सही आंसर यहां पर होगा। पहला पॉजिटिव आंसर ये होगा। तो ये हमारा x नॉट हो गया, तो x नॉट क्या हो गया, 4 हो गया। तो अगले आंसर कैसे निकालते हैं, एक हो गया x नॉट, अगला क्या हो गया x नॉट प्लस n बाई डी, अगला क्या हो गया x नॉट प्लस 2n बाई डी, क्योंकि मैं 6 आंसर निकालने हैं। अगला क्या हो गया x नॉट प्लस 3 इंटू n बाई डी, अगला क्या हो गया x नॉट प्लस 4 इंटू n बाई डी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और अगला क्या हो गया 6, x नॉट प्लस 5 इंटू n बाई डी। n कितना है 42 और d कितना है हमारा 6 है। देखो ये क्या हो गया 4 और ये 4 प्लस n बाई डी, n बाई डी का मतलब हो गया 7। अगला देखो 4 प्लस 2n बाई डी तो 14। अगला देखो 4 प्लस 3n बाई डी, तो n बाई डी का मतलब 7 और इंटू 3 तो 21। फिर हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 4 तो 28, फिर 4 प्लस 5 इंटू 7 तो 35। देखो ये क्या हो गया 4 11 18 25 18 4 32 और ये हो जाएगा 39। देखो ये हमारे 6 इसके इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आ गए, 4 11 18 25 32 39। तो ये बच्चों हमारे 6 जो हैं वो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन यहां पर आ गए, है ना। ये क्या आ गए 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन यहां पर हमारे, देखो ये आ गए 6 इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन, देखो यहां पर आ गए। बात समझे। तो ये बात बच्चों यहां पर हमको ध्यान रखनी है हमेशा, कितने इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन आ सकते हैं, ठीक है। देखो अब देखो जरा हम यहां पर समझें कि भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या होती है। अब जो हमें ये टर्म पढ़ना है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, देखो ये क्या होती है। देखो इस थ्योरम का मतलब इस टाइप की इक्वेशन से ही होता है, ठीक है। इस थ्योरम का जो मतलब है वो यहां पर इस टाइप की इक्वेशन से ही होता है। देखो ध्यान दो, अब हम एक्चुअली यहां पर आ चुके हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर। देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि मान लो हमारे पास कई सारी इक्वेशन है, x कॉन्ग्रुएंट a1 मॉड n1 और x कॉन्ग्रुएंट a2 मॉड n2। मतलब इस प्रकार की हमारे पास मान लो ये r अलग अलग इक्वेशन है, x कॉन्ग्रुएंट ar और मॉड nr। मतलब इस प्रकार की हमारे पास ये r अलग अलग इक्वेशंस हैं, है ना। और यहां पर ये जो n मतलब r अलग अलग इक्वेशन है, सब में वेरिएबल सेम है। बाकी a1 n1 a2 n2 ये सब इक्वेशन यहां पर अलग अलग हैं। देखो ध्यान दो, तो ये क्या कहते हैं, ये यहां पर कहते हैं कि एक बात और यहां पर ध्यान रखनी होगी, जितने भी ये n1 n2 हैं इन सभी का SCF 1 होगा। जैसे कि SCF ऑफ ni, nj 1 होगा, मतलब इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। जैसे n1 n2 का भी SCF 1 होगा, n2 n3 का भी 1 होगा, n1 n3 का भी 1 होगा, n2 n4 का भी 1 होगा। जितने भी n1 n2 n3 हैं इनमें से कोई भी अगर आप दो लोगे तो उन दोनों का आपस में जो SCF होगा वो हमेशा 1 होगा। तो यहां पर देखो ये कहते हैं कि इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं, इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशन हैज a unique these equations has a unique solution और modulo n1 into n2 and so on nr। मतलब कहते हैं कि ये सभी इक्वेशंस एक सिंगल इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हो जाएंगी। ये जितने भी इक्वेशंस हैं
ये इस प्रकार की एक सिंगल इक्वेशंस के, मान लो यहां पर के आ गया, इक्विवेलेंट हो जाएंगी और उनमें जो मॉड होगा वो इनका मल्टीप्लाई होगा n1 n2 से लेकर के nr, ऐसा होगा। इस टाइप की इक्वेशंस एक सिंगल इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हो जाएंगी और इसका जो आंसर यहां से निकलेगा x बार मान लो, वही हमारा इसका एक यूनिक आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितने भी इक्वेशंस हैं ये एक सिंगल इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हो जाएंगी और वो सिंगल इक्वेशंस का जो आंसर होगा वो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा हमेशा। ठीक है, ऐसा इन्होंने देखो यहां पर ये कहा। अब कैसे मतलब इसको प्रैक्टिकल में लाया जाए, कैसे भाई इसके सवाल किए जाएं कि इस टाइप की इक्वेशन जो है उसको कैसे हम सॉल्व करें और कैसे उसके हम देखो यहां पर आंसर को निकालें। देखो इसके लिए देखो उन्होंने क्या कहा, इसके लिए उन्होंने कहा ये कि एक एग्जांपल, मतलब मैं तुमको बता रहा हूं कि एग्जांपल की हेल्प से देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि आखिर थ्योरम कैसे काम करती है। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा, जरूरत नहीं प्रूफ की है। अब बताया मैंने जरूरत पड़ेगी तो आगे प्रूफ बताऊंगा, फिर अभी जरूरत नहीं प्रूफ की है। इसको पहले समझो, चीज़ों को समझना जरूरी है क्योंकि नया जो मैथमेटिक्स है वो भी यही कह रही है। जो हमारी मैथ्स आगे जा रही है वो धीरे धीरे करके हम इस तरफ जा रहे हैं कि चीज़ों के प्रूफ से ज़्यादा उसके एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाए। हर जगह यही बातें चल रही हैं आजकल। तो मतलब प्रूफ जो है वो लोग साइड लाइन कर रहे हैं धीरे धीरे करके। हालांकि प्रूफ उनके लिए ज़रूरी है जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ को साइड लाइन कर रहे हैं। जो नया मैथ्स या जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो यही कह रही धीरे धीरे करके। जितने भी एग्जाम है उनमें भी धीरे करके यही हो रहा है कि भाई प्रूफ को साइड लाइन करो, उसके बेसिक को समझो, उसका प्रैक्टिकल यूज समझो। देखो ध्यान दो कैसे देखो थ्योरम काम करती है। मैं तुमको मतलब एक एग्जाम्पल से देखो ये बात समझाता हूं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं तुमको देखो यहां पर ये बात समझाता हूं। देखो ध्यान दो, और भी एग्जाम्पल तो इसके बहुत हैं लेकिन एक ही काफी है अगर हम समझना चाहें अच्छे से। तो देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूं फिर बाकी बताएंगे और भी एग्जाम्पल। पहले एक को समझो। देखो ध्यान दो, मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें हमें 3 इक्वेशन दी गई, x कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3 और दूसरी इक्वेशन दी गई है x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 और तीसरी दी गई है x कॉन्ग्रुएंट 2 mod 7। 3 दी गई है, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 2 या 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं क्योंकि आर इक्वेशन मैंने लेकर चला है। देखो ध्यान दो, ये जितने भी देखो यहाँ पर जैसे n1 n2 n3 है, जैसे ये 3 है और ये यहाँ पर कितना है 5 है और n3 कितना है 7 है। इनमें से कोई भी 2 लोगे उसका HCF 1 आएगा, जैसे इसका भी HCF 1 आएगा। इनमें से आप कोई भी 2 उठाओगे तो उनका जो HCF आएगा वो हमेशा 1 आएगा। कोई भी 2 ले लो, इसका भी इसका, इन सबका HCF जो है 1 आएगा। ये ध्यान देनी है, ये कंडीशन पहले होनी चाहिए तभी हम ये सवाल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना कि इनका HCF जो है पहले 1 होना चाहिए। देखो अब यहां पर देखो हम क्या करते हैं, एक टर्म निकालते हैं स्मॉल m। देखो एक टर्म निकालते हैं, मतलब हमें क्या करना, हमें इसका सलूशन चाहिए, हमें इस इक्वेशन का एक यूनिक सलूशन चाहिए। अब देखो तुम कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तीनों के अलग अलग सलूशन निकाल लें, उनमें से जो कॉमन हो उसको देख लें। हाँ सही, ऐसा कर सकते हैं भाई, तीनों के आप अलग अलग इनकॉन्ग्रुएंट सलूशन निकाल लीजिए। एक तरीका ये भी है भाई, इसके इनकॉन्ग्रुएंट सलूशन निकालिए, है ना, और इसके भी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालिए। इसके जैसे यहां पर देखो a और n, a कितना है 1 और n कितना है 3, a 1 और 3 का HCF 1 आएगा। तो 1 2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका भी एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना, इनकॉन्ग्रुएंट, इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएगा। और इसमें भी देखो a कितना है 1 और n कितना 5, तो 1 और 5 का HCF फिर 1, इसका भी एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएगा, इसका भी। हाँ अब तुम कहोगे सर उनमें कॉमन कैसे आएगा, तो होगा क्या, अब जो इसका एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएगा, मान लो इसका सॉल्यूशन K1 आया पहले वाले का मान लो, और इसका सॉल्यूशन मान लो K2 आया और इसका मान लो K3 आया। अब हमें ये देखना है कि इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा। तो फिर वो एक काम करो, इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिख लो, इसकी इक्विवेलेंस क्लास mod 3 को लेकर लिख लो, इसकी इक्विवेलेंस क्लास mod 5 को लेकर लिख लो,
इसकी इक्विवेलेंस क्लास मॉड 7 को लेके लिख लो, फिर उनमें जो आपको कॉमन सोल्यूशन दिखे वो ले लो, वो इसका आंसर हो जाएगा। भाई K1 क्या होगा, K1 जैसे बहुत से आंसर इसके पास होंगे ना, क्योंकि K1 तो इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन है। भाई K1 जैसे बहुत से आंसर, K1 की जब इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे 3 के लिए तो बहुत से आंसर आ जाएंगे, K2 की जब इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे 5 के लिए तो बहुत से आंसर आ जाएंगे, K3 की जब इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे 7 के लिए तो बहुत से आंसर आ जाएंगे। तो इसके बहुत से आंसर, इसके बहुत से आंसर, इसके बहुत से आंसर, उनमें से एक जो कॉमन आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम कर सकते हैं, इस मेथड से हम सवाल को यहां पर कर सकते हैं, ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी में A तो 1 है, तो A अगर 1 है तो मतलब ये एक मेथड है सवाल को करने का, आप कर सकते हो। आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से मत करो, आप ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखो एक तरीका बता रहा है कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, बात समझ गए ना, कि भाई A तो 1 है, सब में AX कॉन्ग्रुएंट भी होता है, ये N है तो A और N 1 और 3 का HCF तो 1 हो जाएगा, तो D1 हो गया, सभी में D1 हो गया, और 1 हो गया तो 1 B को डिवाइड भी करेगा, क्योंकि 1 तो हमेशा ही B को डिवाइड करेगा, तो एक ही आंसर हो जाएंगे सबके, ठीक है ना। ध्यान दो, देखो हम अब देखो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या तरीका बताती है, ये कहती है कि m निकालो, m कैसे निकालो, सब n को मल्टीप्लाई कर दो, n1 n2 n3 कर दो, तो क्या हो गया 3 × 5 × 7, ठीक है, तो क्या हो गया ये 105 आ गया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 5 × 7, ठीक है। अच्छा 105 देखो यहां से आया। अब देखो ये कहते हैं m1 निकालो, m1 का मतलब क्या करो कि m को n1 से डिवाइड करो, तो ये क्या हो गया 105/3, तो 35 आएगा, ठीक है। फिर क्या कहते हैं m2 निकालो, m2 का मतलब देखो क्या कि m को n2 से डिवाइड कर दो, है ना, n2 से डिवाइड कर दो, तो m क्या है 105 और n2 कितना है 5, तो कितना आएगा ये 21 आएगा। फिर निकालोगे यहां पर अपना m3, तो m3 क्या आएगा, m को n3 से डिवाइड कर दोगे, तो m कितना है 105 और ये कितना हो गया 7, तो ये 15 आएगा। ऐसे करके देखो यहां पर ये चीजें आएंगी, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर ध्यान दो, ये कहते हैं इसके बाद देखो एक काम यहां पर आप ये कर सकते हो, इसके बाद कि 3 इक्वेशन बनाओ। देखो एक बनाओ m1x कॉन्ग्रुएंट 1 और मॉड m1, एक बनाओ इक्वेशन m2x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड m2, और एक बनाओ m3x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड m3। ये कहते हैं इस प्रकार की आप 3 इक्वेशन यहां पर बनाओ, ठीक है। m1x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड m1, देखो m1 कितना 35, तो इससे इक्वेशन क्या बनी, ये बनी 35x कॉन्ग्रुएंट 1 और मॉड n1 यहां n2 ले लो और यहां ले लो n3, तो n1 कितना है 3, तो ये हो गया देखो यहां पर मॉड 3, और ये m2 कितना 21, तो 21x कॉन्ग्रुएंट 1 n2 का मतलब क्या हो गया मॉड 5, और देखो m3 का मतलब कितना हो गया 15x कॉन्ग्रुएंट 1 और मॉड 7। देखो ऐसे करके यहां पर आप 3 इक्वेशन बना लीजिए, ये 3 इक्वेशन देखो ऐसे करके यहां पर हम बना लेंगे, ठीक है। 35x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 3, 21x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 5 और 15x कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7। देखो आप क्या करोगे, इन तीनों के कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन निकालो, एक सॉल्यूशन निकालो। भाई कैसा तरीका वही है, जैसे कि ट्राई करो, जैसे x को 1 लेंगे तो x बराबर 1 सॉल्यूशन है क्या, 34 आएगा 34 माइनस 3, x को 1 देखो, x बराबर 1 चेक करो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, x को 1 लेंगे 35 माइनस 1 34 3 से डिवाइड नहीं होगा। x को 2 ट्राई करो,
x को लिया 2 तो 70, 70 माइनस 1 69, हाँ डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर 2 इसका आंसर है। इसको x1 कह दो। इसका देखो आंसर निकालो, 1 से ट्राई करो, x बराबर 1 से शुरू करो, x को 1 लेंगे तो 21 माइनस 1 20, 20 तो x2 यानी कि 1 इसका आंसर है। और इसमें भी देखो 1 इसका आंसर है, तो x3 की वैल्यू हो गई 1। तो जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो आंसर ट्राई करो, वो आंसर निकालो। अच्छा, इसके बाद देखो क्या करोगे, इसके बाद देखो यहां पर क्या करोगे कि एक टर्म निकालोगे x बार। देखो x बार कैसे निकालोगे, देखो x बार कैसे निकालोगे, एक टर्म है ना, x बार देखो कैसे निकालोगे, ये m1 m2 m3 याद रखना। m1 देखो कितना है, m1 है 35 और m2 कितना है 21 और m3 कितना है 15, m1 m2 m3। देखो फिर क्या करोगे, एक टर्म निकालोगे और वो देखो टर्म क्या होगा, वो टर्म देखो यहां पर होगा x बार बराबर a1 m1 x1 प्लस a2 m2 x2 और a3 m3 x3, क्योंकि 3 ही इक्वेशन है इसीलिए। देखो a1 a2 a3, ये है a1 ये a2 ये a3, ध्यान रखना ना, ये a1 ये a2 ये a3, क्योंकि स्टैंडर्ड जो हमने माना था x कॉन्ग्रुएंट a1 माना था ना वैसे। तो देखो यहां पर a1 कितना है 2, m1 कितना है 35 और x1 का मतलब देखो इसका आंसर कितना है 2, a2 कितना है देखो 3, m2 कितना है 21 और x2 कितना है देखो 1, a3 कितना है 2 और m3 कितना है 15 और x3 कितना है देखो 1। देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 140 और ये हो गया कितना बोलो 63 और ये हो गया यहां पर 30। इन तीनों को जोड़ोगे तो आएगा कितना बोलो, ये 93, ठीक है, तो आएगा 233। तो देखो ये जो 233 आया है, ध्यान रखना, जो 233 आया है, अब देखो ध्यान दो, एक इक्वेशन बना लो और वो ऐसे बना लो, x कॉन्ग्रुएंट 233 और मॉड इन तीनों का मल्टीप्लाई 105, ऐसे बना लो एक इक्वेशन, है ना। 233 यहां लिख लो जो भी आया है, और मॉड इन तीनों का मल्टीप्लाई, वही बताया था ना मैं आपको कि वो मॉड जो आंसर आ गया वो मॉड m1 इंटू m2 इंटू n3 करके आएगा, वही देखो यहां पर है। देखो अब ये सोचो कि जैसे इसमें अगर आप देखो तो इसका d कितना है 1, इसका भाई ये a 1 और ये n, तो d 1 है, 1 233 को डिवाइड करेगा, मतलब इसका एक ही आंसर होगा। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा देखो वो होगा 23। अभी निकालना पड़ेगा इसका आंसर, वही 1 2 3 से ट्राई करते जाओ भाई। अगर मैं इसमें से भाई 105 से डिवाइड करना है, सोचो 105 से क्या क्या डिवाइड होगा, या तो 105 डिवाइड होगा या 210 डिवाइड होगा। तो 210 कैसे आएगा जब मैं यहां पर 23 ले लूं, क्योंकि 23 माइनस 2 33, तो माइनस का 210 हो गया और माइनस का 210 105 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो 23 इसका आंसर आ गया, तो ये इसका यूनिक आंसर है। तो यही जो 23 है ये इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा और ये इन तीनों का यूनिक आंसर होगा। देखो चेक करो 23 चेक करो, x को 23 रखोगे, 23 माइनस 2 21, 3 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। x को 23 रखोगे, 23 माइनस 3 20, 25 से डिवाइड हो जाएगा, सही है। 23 रखोगे, 23 माइनस 2 21 71, तो मतलब 23 जो है वो इन तीनों इक्वेशन का एक यूनिक आंसर है। बात समझे, जो 23 है वो इन तीनों इक्वेशंस का एक यूनिक आंसर है, ये बात ध्यान दो।
है ना। तो यही हमारे सवाल का आंसर हो गया, यही हमको निकालना था। हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज देखो ये आती है, जैसे 233 भी इसका आंसर होगा, 233 भी इन तीनों का आंसर होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 233 को चेक करेंगे तो 233 भी उल्टा कर लें, अगर हम ऐसा कर लें, है ना, अगर हम यहां पर थोड़ा सा उल्टा कर लें तो मतलब चलो खैर जाने दो, 23 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, यहां पर कॉन्ग्रुएंट 23 करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि मान लो हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन ऐसे लिखें, x बार कॉन्ग्रुएंट 23, लेकिन वही चक्कर है, 23 कहां से लाओगे अब आप, 23 और ये मॉड 105, पहले मतलब जैसे कि 23 इसका आंसर है, तो वो चूंकि 23 के कॉन्ग्रुएंट क्लास निकालोगे ना तो वो 233 आ जाएगा, तो जरूरत नहीं उसको लिखने की। तो 23 ही आपका सही आंसर यहां पर है, और यही आपका एक यूनिक आंसर यहां पर मिलता है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम मतलब ये प्रोसेस है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मतलब उसने भाई ये तो बताया कि आंसर एक मिलेगा, लेकिन उस आंसर का प्रोसेस ये है। तो आप ये जो आपने प्रोसेस पढ़ा है, एक तरीके से यही आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का प्रोसेस कह सकते हैं। उसने बताया कि भाई उस आंसर का प्रोसेस ये होगा, तो ये बात यहां पर ध्यान रखना। तो 23 जो है वो देखो इसका यहां पर एक यूनिक आंसर बनेगा, है ना, ये बात समझो। वो आंसर कहां से आया, वो आंसर इसी क्वेश्चन से आया। और ये क्वेश्चन कैसे आई भाई, 105 तो तीनों को मल्टीप्लाई करके आया। ये 233 जो मैंने निकाला वो उस प्रोसेस से निकाला ना, m1 a1 x1 प्लस m2 a2 x2 m3 a3 x3। तो ये क्वेश्चन बना ली हमने। अब जब ये क्वेश्चन बना ली तो इसका हमने आंसर सर्च किया, क्या हो सकता है। तो इसका आंसर देखो 23 हो सकता है, क्योंकि सोचो 105 से डिवाइड करना है। अब 105 से डिवाइड करना है तो हम कुछ यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कुछ ऐसा लें जो 105 से डिवाइड हो। तो 105 से क्या क्या डिवाइड होता है, 105 से 110 डिवाइड होगा, और 105 से एक तो 105 डिवाइड होगा, 210 भी 105 से डिवाइड होगा। तो हमने सोचा कि भाई इस x को मैं क्या लूं, इस x बार कर लो या x कर लो, बातें की है कि इस x को मैं क्या लूं कि इन दोनों का अंतर 210 आए। तो अगर मैं इस x को 23 लेता हूं तो 23 लेने से इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्योंकि अगर मैं x को 23 रखूंगा तो 23 माइनस 233, तो माइनस का 210 आ जाएगा, और माइनस का 210 105 से डिवाइड, भाई माइनस प्लस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस, जैसे कि अगर 210 105 से डिवाइड है तो माइनस का 210 भी 105 से डिवाइड ही आ जाएगा, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि अगर x इक्वल टू मैं 23 लेता हूं तो 23 माइनस 233, तो माइनस का 210 आएगा, और माइनस का 210 105 से डिवाइड हो रहा है, तो x बराबर 23, इसका सही आंसर हमारा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक बात है बच्चों। तो ये बात बच्चों में ध्यान रखनी, यही हमारी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। अभी मैं आपको इसके और भी क्वेश्चन बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एक क्वेश्चन समझ लिया आप सब समझ लोगे, कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो लिखो इसको जरा ध्यान से पहले।